अच्छा बेटा, आज की क्लास में हम लोग पेपर टू सॉल्व कर रहे हैं, 4024 पेपर 22। एंड इन दिस पेपर कैलकुलेटर्स आर अलाउड। और कैलकुलेटर्स अलाउड होने के साथ साथ एक और बात बताता चलूँ। ये पेपर वैसे तो 2 आवर 30 मिनट्स का है, बट आपको पता है आपके पास 2025 में जो पेपर आएगा उसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स होगी। तो कैलकुलेटर्स अलाउड हैं, लेकिन ड्यूरेशन 2 आवर्स होगी जो आपके पास अभी पेपर आएगा। टोटल मार्क्स इसके भी 100 हैं, और आपके पास अभी जो पेपर आएगा उसके भी टोटल मार्क्स 100 ही होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस पेपर। देखो, सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है ऑरेंज कॉस्ट $1.45 पर किलोग्राम। अशर बाइज 1.2 kg ऑफ ऑरेंजेस। फाइंड द चेंज ही रिसीव फ्रॉम $10। अब देखो यहां पर 1 किलोग्राम $1.45 का है पर किलोग्राम। पर मींस 1 किलोग्राम। और उसने 1.2 किलोग्राम बाय किया है, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो बेटा वो 1.45 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, यू कैन यूज द कैलकुलेटर फॉर दिस। 1.45 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो $1.74 उसको पे करने हैं। अब उसको कितने चेंज रिसीव हुए अगर उसने $10 पे करें तो $10 में से 1.74 माइनस कर दें आप। चलो यूं माइनस कर देते हैं, कैलकुलेटर अलाउड है। तो हम लोग जब आप माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास आंसर जाएगा $8.26। उसको डॉलर्स में यहां से चाहिए। $8.26 इज गोइंग टू बी आंसर। ठीक है, नाउ इन पार्ट बी सेज मारिया पेज a fee to sell strawberries at a market. Each day she pays $75 plus a payment of the mass of the strawberries she sells. The fee Maria pays per day is shown in the graph. ये ग्राफ दिया हुआ है कि मारिया जो है स्ट्रॉबेरी सेल करने के लिए एक फी देती है। मार्केट में जब आप जाते हो कोई चीज सेल करने के लिए, तो मार्केट में एक फी पे करनी पड़ती है। तो देर आस्किंग यू कि वन डे मारिया फीस इज $240। यूज द ग्राफ टू फाइंड द मास ऑफ द स्ट्रॉबेरी शी सेल दैट डे। अगर आप ये ग्राफ देखो तो ये ग्राफ 75 से ही स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ईच टाइनी स्मॉल बॉक्स देखो तो ईच टाइनी स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू $10। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये $75 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर देखो बेटा $240 के अगेंस्ट मैं वैल्यू चेक करूंगा। $240 इज ओवर हियर ऑन द वाई एक्सिस। और बेटा इसके अगेंस्ट मैं देखूंगा क्या मास निकल कर आ रहा है। तो बेटा इधर मास निकल कर आ रहा है 330 किलोग्राम्स। तो यहां पर बेटा मैं लिखूंगा 330 किलोग्राम्स। तो यहां पर बस याद रखिएगा, दिस इज $240 जो उसने अमाउंट पे करा है। इसके अंदर $75 इंक्लूडेड है। तो क्योंकि ये 75 से ही आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे इसमें कोई सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं बस 75, मैं इसी ग्राफ में $240 के अगेंस्ट 330 का मास चेक कर लूंगा। दैट इज गोइंग टू बी 330 किलोग्राम्स। अच्छा, अब इसके बाद ऑन सैटरडे मारिया सेल्स 270 kilograms of strawberries. On Sunday she sells 220 kilograms of strawberries. The total fee she pays for these 2 days, कह रहे उसने इन 2 दिन में कितनी फीस पे करी होगी। तो अब देखो 270 kilograms of mass, 270 is going to be over here
इसके अगेंस्ट जो वैल्यू आ रही है दैट इज अराउंड 210 और 220 इज ओवर हियर। 220 थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए मैंने जूमिंग करके आपको दिखा रहा हूं। सो दिस इज 285, 185। तो उसने अगर टोटल मैं निकालूंगा कि टोटल कितने 270 केजीज पर 210 और 220 केजी पर $185 पे करे, तो हाउ मच अमाउंट शी हैज पेड for these 2 days? We are going to add these values. 210 plus 85, it is almost around $395. The fee per day for Maria now increases. Each day she pays $90 plus a payment of $60 of every 100 kg of strawberries she sells. On the grid, draw a line to represent this new fee when she sells 0 to 500 kg of strawberries. अब देखो, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मारे की अब फी पेमेंट भर गई है, पर डे जो स्टॉल लगा रही है $90 उसको देने लाजमी। देखो पहले $75 लाजमी देने थे, तो आप जीरो मास सेल आउट कर रहे हो, $75 लाजमी देने। बट अगर आप जीरो मास सेल आउट कर रहे हो, अब आपको $90 लाजमी देने। इट मींस योर ग्राफ इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 75, नाउ इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 90 हियर। तो दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट पॉइंट, 0,90। ये तो आपने देने, चाहे आप जीरो मास सेल आउट करो, आपने $90 तो देने। अब अगर वो लेट से 500 केजी सोल आउट कर देते हैं, तो पर 100 केजी $60 तो देने हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 300 प्लस $90 जो कि उसने पेमेंट करनी होगी 390। सो यू हैव टू प्लॉट दीज 2 पॉइंट 0,90 एंड 500, 390। दीज 2 पॉइंट्स यू नीड टू प्लॉट। तो 0,90 मैंने प्लॉट कर लिया, 500 पे आई एम गोना प्लॉट 390 है। तो बेटा मेरा जो ग्राफ बनकर आएगा यहां पर, वो ये बनकर आएगा। दिस इज गोइंग टू बी माय ग्राफ। अच्छा देखो, आपके पास यहां पर इन पार्ट सी सेज फाइंड द रेशियो इन द सिम्पलेस्ट फॉर्म। टू फाइंड द रेशियो बेटा यू नीड टू हैव ऑल द वैल्यूज इन सेम यूनिट। सबको मैं ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगा, किलो हट जाएगा, इट बिकम 1600 ग्राम्स और 2400 ग्राम्स हो जाएगा। ये सबको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, ज्यादा बेटर है। अब सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी होगी। देखो डबल जीरोस कैंसिल हो गए, व्हाट इज लेफ्ट ओवर सर, 2 12 जा, 2 3 जा, 2 8 जा। तो देखो सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ गया, 8:3:12। मजीद डिवीजन नहीं हो रही थी किसी एक नंबर से, इसलिए इसको एज इट इज रहने दिया। Now we have this question from the probability. It says the diagram shows the face spinner numbered from 1 to 5. The spinner is spun once, single event, एक ही दफा स्पिन कर रहे हैं। Find the probability that the score is 3. तो देखो 3 एक ही दफा स्पिनर में out of 5 events, तो बेटा 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 हो जाएगी। इवन नंबर, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर? तो बेटा इवन नंबर हमारे पास 2 and 4 है। देयर आर 2 इवन नंबर्स आउट ऑफ 5, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। देन द स्पिनर इज स्पन ट्वाइस। तो दो दफा स्पिन कर रहे हैं, इन्होंने पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाई हुई यहां पर, और कह रहे हैं दोनों दफा जब स्पिन कर रहे हैं तो जो भी नंबर आ रहा है उन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं। तो एक स्कोर मेरा बन गया 7 8 5 6 7 8 9 6
5 + 2 7, 8, 9, 10, सारे हमारे पास स्कोर निकल कर आ गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम इज 4। कह रहे क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका आउटकम 4 आए। तो देखो आपने देखना है यहां से, आउटकम्स ये हैं सारे जो स्कोर है। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है? देर आर 3 times 3 4s over here out of 25 events. So 3 by 25 is going to be our answer. Find the probability that the outcome is greater than 6. How many outcomes are greater than 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So there are 10 outcomes out of 25. 10 by 25 पहले लिखना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दैट शोज कि आपको पता है कि कितने आउटकम्स फेवर में है। उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लें, यू कैन राइट 2/5 देन, लेकिन बिफोर दैट 10/25 लिखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? अब देखो इन क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स एंड द मलेशियन रिंगिट्स इज $1 is equal to 4.19 ringgits. The exchange rate between dollars and the Pakistani rupee is $1 is equal to 179.12 PKR. The exchange rate between Malaysia ringgits and the Pakistani rupees. So thing is, देखो $1 मलेशियन रिंगिट 0.19 के बराबर है और $1 इज इक्वल टू 179.12 PKR। तो अगर मैं बोलूं दोनों $1 के बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों को मैं आपस में इक्वेट कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ही $1 के बराबर हैं। अब मुझे 1 मलेशियन रिंगिट कितने पीकेआर के बराबर है? दोनों को डिवाइड बाय 4.19 कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को करना पड़ेगा। इससे होगा क्या है कि ये हो जाएगा 1 MYR मलेशियन रिंगिट, ये बराबर है 179.12 डिवाइड बाय 4.19, तो 42.749 है ये। आई एम गोइंग टू गेट द आंसर 42.75 PKR। देखो उसने भी जितनो कन्वर्जन लिखी हुई है वो 2 डेसिमल प्लेस पे लिखी हुई है, तो हमने भी यहां पर 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करके लिख दिया। सवाल की नेचर को फॉलो कर रहा हूं, यहां पर मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर को फॉलो नहीं करा। यहां पर मैं देखा सवाल की नेचर क्या है। देखो इसने 2 डेसिमल प्लेस पे लिखा हुआ है, मैंने भी अपने पाकिस्तानी रुपीस को 2 डेसिमल प्लेस पे लिखा है। देन इन पार्ट बी सेज फरहद invest $1,500 in an account paying compound interest at a rate of 4% per year, and Goodson invests $1,500 on an account paying simple interest at a rate of X% per year. Farhad and Gulshan have the same amount of money in their account at the end of 2 years. दोनों की 2 साल बाद अकाउंट में सेम अमाउंट है। अच्छा, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी आपने सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट ना वो मालूम करना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आमने सामने कर लेते हैं ताकि बात रिवाइज भी हो जाए। कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटा ये जो ए होता है ना, दैट इज दी फाइनल अमाउंट इन विच इंटरेस्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। P is the amount invested or the principal amount or the initial amount. R is the rate which is 4/100. N is the time which is 2 years. So after 2 years, $1,622.4 is the amount after 2 years. अगर मैं इसी के पैरेलल में देखो सिंपल इंटरेस्ट लगा रहा हूं फॉर्मूला, I is equals to PRT upon 100. It will only give me the interest amount, not the final amount after 2 years. तो देखो ये मुझे प्रिंसिपल अमाउंट 500
रेट x हो गया टाइम 2 हो गया डिवाइड बाय 100. So it will give you the interest 30x. Now this one is not the final amount. अगर सिंपल इंटरेस्ट की फाइनल अमाउंट निकालनी है तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट. तो अब इन दोनों को आपस में मैं इक्वेट कर रहा हूं. दीज आर द अमाउंट दैट इज इक्वल आफ्टर 2 years. I'm going to get the value of x, which is 4.08. ये हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ गई जो वो आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था. अच्छा बेटा, यहां पर आपके पास ड्रॉ दी पैटर्न 5. दीज आर दी पैटर्न्स व्हिच आर फोर गिवन टू यू. अब आपने ऑब्जर्वेशन रखनी है यहां पर. यू कैन सी कि अब देखो पैटर्न 1 है तो यहां पर एक लाइन, दीज आर 2 लाइंस, दीज आर 3 लाइंस, दीज आर 4 लाइंस. So I'm going to make a triangle with 5 line. क्योंकि देखो बेटा ये आपके पास फिफ्थ पैटर्न आप ड्रॉ कर रहे हो. 1 लाइन है तो एक लाइन, 2 लाइंस, 3 लाइंस फॉर थर्ड पैटर्न, 4 लाइंस फॉर फोर्थ पैटर्न. तो देखो यहां पर फिफ्थ लाइन, 5 लाइन तो फिफ्थ पैटर्न. एंड सेम गोज ओवर हियर. नाउ यू कैन सी कि यहां पर यू आर ड्राइंग लाइंस ओवर हियर ताकि आपके पास देखो ट्राइंगल बनते हुए आ जाएंगे. Then you have to join these lines. Now you have to shade these lines as well. शेड करना बहुत जरूरी है. देखो ये हमारे पास कंप्लीट डायग्राम इसकी बनकर आ गई. ठीक है ना. नाउ इन दिस पार्ट 2 दे आर सेइंग कंप्लीट द टेबल. Now you can complete the table by counting them, the counting from the diagram as well. वरना तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने. 4 ट्राइंगल में 16 है. 5 ट्राइंगल में कितने हैं, 5 ट्राइंगल में, 5 पैटर्न में कितने हैं. या तो आप काउंट कर लो या तो आप पैटर्न चेक कर लो. देखो फर्स्ट पैटर्न में 1 है, सेकंड पैटर्न में 4, 2 का स्क्वायर, थर्ड पैटर्न में 3, 3 का 9, 3 का स्क्वायर, फोर्थ पैटर्न में 4 का स्क्वायर 16, और फिफ्थ पैटर्न में बेटा हमारे पास 25 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे और सिक्स पैटर्न में 36 हो जाएंगे. ठीक है. नंबर ऑफ ग्रे ट्राइंगल्स. तो देखो अगर आप इनमें डिफरेंस देखो तो 1 का है, फिर इनमें डिफरेंस देखो तो 2 का है, फिर इनमें डिफरेंस देखोगे तो अब देखो डिफरेंस बढ़ रहा है. अगर आप चाहो तो ग्रे ट्राइंगल्स काउंट कर लो. 4 ट्राइंगल में 1 2 3 4 5 6. अगर आपको पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा कोई मसले वाली बात नहीं है, वैसे पता भी नहीं चल रहा था. अब हम श्योर हैं. 0 के बाद 1 ऐड कराया, 1 के बाद 2 ऐड कराया, 2 के बाद 3 के बाद 3 ऐड कराया. तो फिफ्थ पैटर्न में विदाउट काउंटिंग +4 करवा दिया बेटा. देखो मैंने 10, 10 के भाई मैंने 5 ऐड करवा दिया, बिकम्स 15. और फिर ये याद रखिए, देखो वाइट ट्राइंगल्स टोटल ट्राइंगल्स में से ग्रे को माइनस करा दो तो कोई पैटर्न तलाश करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. 16 माइनस 6 is 10. 25 minus 10 15. 36 minus 15 21.
तो देखो ये आपने टोटल फिलअप कर दिया टेबल को, बिल्कुल सही। ठीक है ना। अब देखो यहां पर राइट एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द पैटर्न एन। देखो अगर पैटर्न वन है तो वन का स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, पैटर्न टू है तो टू का स्क्वायर, पैटर्न थ्री है तो थ्री का स्क्वायर, पैटर्न फोर है तो फोर का स्क्वायर, पैटर्न फाइव है तो फाइव का स्क्वायर, पैटर्न सिक्स है तो सिक्स का स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, और पैटर्न एन है तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज एन स्क्वायर। आपने कोई वर्किंग नहीं करनी इसमें, विदाउट वर्किंग देखो वन मार्क क्वेश्चन इज एन स्क्वायर। देन राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ वाइड ट्राइंगल्स इन पैटर्न एन। अब देखो वाइड ट्राइंगल्स हमारे पास, उसको मैं इधर कॉपी करता हूं, 1 3 6 10 15 21। ये वाइड ट्राइंगल्स का मैंने पैटर्न कॉपी कर लिया अपने पास। ठीक है। अब देखो आपके पास, इस पैटर्न को पहचानो सबसे पहले। क्या ये पैटर्न लीनियर एक्सप्रेशन है? नहीं सर, अगर मैं 3 - 1 करता हूं तो आई एम गेटिंग 2, 6 - 3 इज 3, 10 - 6 इज 4, 15 - 10 इज 5, 21 - 15 इज 6। आप देख रहे हो लीनियर सीक्वेंस नहीं है, अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। 3 - 2 1, 4 - 3 इज 1, 5 - 4 इज 1, 6 - 5 इज 1। सर ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। अब यहां पर आपने ए बी सी की वैल्यू मालूम करनी है। देखो ये जो सेकंड डिफरेंस होता है ना, सेकंड डिफरेंस, इसको हम बराबर रखते हैं 2a के, यानी 2a बराबर है 1 के। सो विल गेट द वैल्यू a एज 1/2। और ये जो फर्स्ट डिफरेंस है ये बराबर होगा 3a प्लस बी के। इसमें a की जगह 1/2 पुट करो, b की वैल्यू 2 - 3/2, 2 - 3 डिवाइड बाई 2 इज 1/2। और बेटा ये जो फर्स्ट टर्म होती है ना, ये बराबर रखते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस सी के। तो देखो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1। जब ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो देखो हमारे पास n टर्म आ गई इसके पास, एन स्क्वायर प्लस 1/2n। ठीक है। द थर्ड टर्म ऑफ द लीनियर सीक्वेंस इज 34। लीनियर सीक्वेंस से मुराद अर्थमेटिक सीक्वेंस, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू n - 1। अगर इसकी थर्ड टर्म 34 है तो मैंने कहा चलो मैं भी इसकी थर्ड टर्म निकालता हूं। मैंने n की जगह सिर्फ 3 रख दिया इस फॉर्मूले में, a एज इट इज रहा, d एज इज रहा, ये a प्लस 2d हो गया थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म बराबर है 34 के।
तो दोनों को आपस में मैंने इक्वेट कर दिया, दोनों ही थर्ड टर्म थी, एक हमारी वाली और एक इनकी दी हुई, और सेम सीक्वेंस की 8 टर्म 14 है, तो मैंने भी 8 टर्म निकाली, एन की जगह 8 रख दिया, तो आई गॉट द 8 टर्म विच इज 8 - 1 7, a + 7d, और उनकी 8 टर्म बेटा हमारे पास क्या है, 14 है। आई एम गोना इक्वेट बोथ 8 टर्म हेयर, तो देखो मेरे पास a और d की फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई। उसने बोला है फाइंड द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है। सर वो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म कहते हैं a को, सर हमें a निकालना है, तो देखो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, और इसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है, बेहतरीन तरीका यह है कि बेटा आप यहां पर एलिमिनेशन मेथड कर लें। देखो एलिमिनेशन से होगा क्या, माइनस करवाएंगे, जब सब्ट्रैक्शन करवाएंगे तो प्लस ए और माइनस ए कैंसिल, 34 - 14 इज, और 2 - 7 इज -5d, तो 20 इज इक्वल टू -5d। तो मैं रेड सी कर देता हूं ताकि d की वैल्यू -4 आ गई। वंस यू गॉट द d वैल्यू, तो इस इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो, 34 इज इक्वल टू a + 2d, d की जगह -4 रख दो, एंड 34 + 8 इज 42, तो a is the first term, you got the first term as 42 here। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखो ये 42 फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म नहीं है। देखो यहां पर डी निकालने से मुझे फायदा क्या हुआ, देखो जब आप लीनियर सीक्वेंस में ये डी ऐड करते हो तो आप लेफ्ट से राइट मूव करते हो सीक्वेंस में। जैसे मैं 42 में ऐड करवाता हूं -4, आप कैलकुलेटर में 42 ऐड करवाएं -4, तो इट इज बेसिकली गोइंग टू बिकम 42 - 4, तो ये हो जाएगा 38। फिर आप ऐड करवाओगे -4, तो ये हो जाएगा 34। फिर आप ऐड करवाओगे -4, तो ये हो जाएगा 30। तो आप इस तरह चलते जाएं, -4 करवाया, फिर 26 आया, फिर -4 आया करवाया, फिर 22 आया, फिर -4 करवाया, 18 आया, फिर -4, 14 आया, फिर -4, 10 आया, फिर -4, 6 आया, फिर -4, 2 आया, फिर -4 करा तो -2 आ गया। सोन चलते गए आप, तो आपके पास -2 आ गया। दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट नेगेटिव टर्म -2। इस सीक्वेंस की पहली नेगेटिव टर्म कौन सी है, -2 है। देखो बेटा आपके पास यहां पर इन क्वेश्चन नंबर 5 it says describe single transformation that maps onto a onto a onto b। आप a से b जा रहे हो, बताओ ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है। वी हैव 4 ट्रांसफॉर्मेशन। एक ट्रांसफॉर्मेशन उसका नाम है रिफ्लेक्शन, देन ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है ट्रांसलेशन, फिर एक का नाम है रोटेशन, एक का नाम है इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट तो हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं यहां पर, क्यों, क्योंकि इनलार्जमेंट में शेप का साइज चेंज होता है, यहां पर साइज चेंज नहीं हो रहा, एरिया चेंज नहीं हो रहा। ट्रांसलेशन भी कैंसिल कर देते हैं यहां पर, ट्रांसलेशन में ना डायमेंशन चेंज नहीं होती, जैसे ये डाउनवर्ड हुआ है, ये राइटवर्ड हुआ है पॉइंटेड, ऐसा नहीं होता। अब बस दो बची हैं, रिफ्लेक्शन। अगर ये ट्रांसलेशन होती है ना तो बेटा ये पूरा ऑब्जेक्ट है ना, समझो इसी तरह मूव कर रहा होता, कहीं यूं 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 करके मूव कर रहा होता, इसकी डायमेंशन चेंज नहीं होती, रोटेट नहीं होता ये बिल्कुल। अब असल मसला तो हमें रोटेशन और रिफ्लेक्शन समझने में ही होता है। देखो बेटा क्योंकि ऑब्जेक्ट देखो यहां से यहां पर आ रहा है,
अगर ये रोटेट करता ना, तो ये जो पॉइंटेड डाउनवर्ड है ना, ये पॉइंटेड अपवर्ड यूं आता, अगर ये रोटेशन होती तो, अगर ये रोटेशन होती तो। लेकिन बेटा ये रोटेशन नहीं है, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन लिखने के 1 मार्क मिलते हैं। और ये अबाउट द लाइन, आपने लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन निकालनी है। इन दोनों कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का मिड निकालो। देखो वैसे बच्चे ना कोई कोई मैथ्स नहीं करता, ऐसी कोई वर्किंग नहीं करते। पहली बात चल रहा है कि इनका मिड ये रहा, इन दोनों कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का मिड ये रहा, तो आप इधर लाइन ड्रॉ कर लो। ये बच्चों को ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि मैं वर्किंग करके इसलिए नहीं दिखा रहा, वरना आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर मिड पॉइंट निकालना है, बहुत लंबा काम हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स के मिड निकालो, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकालो, तो ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास आ गई। और मैंने आपको बताया कि ओरिजिन से लेफ्ट कॉर्नर टू कॉर्नर बेटा अगर कोई लाइन जा रही हो, लेफ्ट साइड कॉर्नर टू कॉर्नर कोई लाइन जा रही हो, तो वो लाइन होती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। दिस इज लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स। अब आपको ये 2 मार्क्स ना मिल जाएंगे। अच्छा, लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, शेप, क्योंकि हमें और भी वर्किंग करनी है, ऐसा ना हो कि उसके लिए हमारे पास जगह नहीं बचे। शेप ए इज मैप ऑन टू शेप सी, ए से सी शेप बन रही है बाय एनलार्जमेंट स्केल फैक्टर 3। Two of the vertices of the shape C are 2,5 and 5,2. Find the coordinates of the enlargement. देखो इन्होंने बोला कि भाई हमने ए से सी बना रहे हैं, और सी के 2 पॉइंट्स पता है 2,5 और 5,2। ये सी के 2 पॉइंट्स बता दिए। अब देखो यहां पर स्केल फैक्टर 3 है, +3 है। अगर -3 होता ना तो शेप इन्वर्ट हो जाता, लेकिन बेटा +3 है ना, तो जैसे ये हमारे पास एक लाइन यहां पर बनी हुई है, जो डायगोनल लाइन बनी हुई है इस शेप की, देखो वही है, यहां पर भी है, ये वही लाइन है हमारे पास जो इसके पॉइंट्स हमें दिए हैं। ठीक है ना। और आप स्केल फैक्टर भी देखो, यहां पर इसकी लेंथ है 1 बॉक्स, ये देखो 1 2 3 बॉक्सेस, पता चल रहा है हमें। अब ये सारी ऑब्जर्वेशन देखते देखते कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ लार्जमेंट, कह रहा है सेंटर ऑफ लार्जमेंट निकाल के दिखा दो। सेंटर ऑफ लार्जमेंट निकालने के लिए आपने कोई से भी 2 कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। जैसे मैंने इन 2 को ज्वाइन करूंगा मैं, जो मुझे ऑब्जर्वेशन से पता चल गया कि यही 2 पॉइंट्स है हमारे पास, और इनको एक्सटेंड कर दूंगा मैं लाइन को। फिर इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, इनको एक्सटेंड कर दूंगा लाइन को। जहां पर बेटा ये 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये सेंटर ऑफ लार्जमेंट है। यानी आपका सेंटर ऑफ लार्जमेंट हो जाएगा -4,5। द मोस्ट इजिएस्ट वे टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ लार्जमेंट इन लार्जमेंट तो वो है -4,5। फाइंड द एरिया ऑफ द शेप सी, कह रहा है सी शेप का एरिया निकाल के बता दो। देखो या तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लें, वरना सिमिलैरिटी से भी निकल सकता है, क्योंकि जब आप इनलार्जमेंट करते हो तो आपके पास सिमिलर शेप्स निकलती हैं। अब ये तो बहुत इजी काम वैसे यहां पर ये रहेगा कि आप डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये देखो, ये इसकी लेंथ 1 है और स्केल फैक्टर 3 है, तो ये लेंथ हो जाएगी 3। डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये लेंथ 1 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 है तो ये देखो 6 हो गया। अब ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया निकालो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 3, सॉरी 3 + 6 इंटू हाइट। हाइट हमारे पास कितनी है 3, तो बेटा 27/2 आ जाएगा आंसर, वट इज 13.5।
यूनिट स्क्वायर। ठीक है, these matrices topic are not included in 0580 and 4024. तो पास पेपर में ऑब्वियसली यू विल सी दिस क्वेश्चन। तो राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास अब पास पेपर में अब हमारे कोर्स ऑफ पार्टी नहीं है। In the diagram, shade the region that represented by P union Q. P union Q means everything of P and Q, right? तो मैंने तो ये सबको शेड कर लेना है, every portion of P and Q that is either in Q, either in P, either in Q और both. शेडिंग बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है ना, ये थोड़ा बहुत भी जो बाहर जा रहा है मेक श्योर के ना जाए। Then they are saying use set notation to describe the shaded region in the Venn diagram. तो देखो बेटा आपके पास, so you have to write the notation of this. So I told you people while doing those questions from the sets and Venn diagram, मैंने आपको बताया था बेटा आपको ये रीड करना आना चाहिए। Now this portion is a x intersection y, but it is not shaded. जो भी पोर्शन इसके आउटसाइड है वो शेडेड है। तो देखो बेटा x इंटरसेक्शन y का होल कॉम्प्लीमेंट लिख दूंगा मैं यहां पर, आउटसाइड x इंटरसेक्शन y, कॉमन पोर्शन ऑफ x एंड y का आउटसाइड शेड करना है। सो द नोटेशन फॉर दिस इज x इंटरसेक्शन y का होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन part C in which it says universal set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x such that x is a factor of 40, x such that x is an odd number. Now a and b sets are defined in the notation form, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो देखो हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है, इनके नंबर्स हैं क्या, इनकी वैल्यूज हैं क्या, तो इनके एलिमेंट्स क्या हैं। तो ए के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा हमारे पास, x such that is a factor of 40. So 1 is a factor of 40 from the universal set, 2 is a factor of 40, everything that you are going to write from the universal set. 4 is a factor of 40, 5 is a factor of 40, 8 is a factor of 40, 10 is a factor of 40. All of these are factor of 40, जो कि अच्छा 40 भी 20 भी फैक्टर ऑफ 40 भी है लेकिन वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद नहीं है। देन वी हैव ऑड नंबर्स दैट इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 1 3 5 7 9। सही है ना, ये हमारे पास सारे ऑड नंबर्स भी आ गए। अब देखो यहां पर वी नीड टू, सिंस वी नो all the elements, we need to complete the Venn diagram. I told you people always make sure that you fill up the most common region, which is this one, A and B का कॉमन पोर्शन। सबसे पहले इसको फिल करो, पहले चेक करो ए और बी में क्या चीज कॉमन है। सर ए और बी में 1 कॉमन है एंड देयर इज 5 कॉमन एज वेल। सो जस्ट राइट डाउन 1 and 5 हियर। 1 इज ऑलरेडी रिटन तो हम 5 लिखेंगे एंड कैंसिल आउट 1 and 5 फ्रॉम ऑल दी प्लेसेस, फ्रॉम ऑल दी साइड्स, आइदर फ्रॉम यूनिवर्सल साइड एज वेल। अब देखो ओनली ए में क्या बच गया, ओनली ए में वी गॉट 2 लेफ्ट, 4 लेफ्ट, 8 and 10, 2 4 8 and 10, 2 4 8 and 10 इज लेफ्ट। तो मैंने सब जगह से 10 ऑलरेडी लिखा हुआ था तो मैंने वो रहने दिया, बाकी सब जगह से 2 4 8 10 मैंने कैंसिल भी कर दिया। ओनली बी में क्या रह गया, वी गॉट 3 7 9, 3 इज ऑलरेडी डन, 3 7 9, ये हमारे पास आंसर आ गए। तो देखो 3 7 9 मैंने हर जगह से कैंसिल कर दिया। व्हाट इज लेफ्ट ओवर वर्सेस 6, तो 6 बिल्कुल आउटसाइड दी एन बी लिख दिया क्योंकि वो ना ए में है ना बी में ना उनके कॉमन पोर्शन में है। इट सेज लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये अगर आप वेन डायग्राम से निकालें तो ज्यादा बेहतर है। Now which portion represent A complement intersection B? तो देखो A के outside we have this portion which I'm marking with right tick, और B के inside we have this portion which I'm marking with the cross tick cross. Right or cross intersection is this portion. So in A complement intersection B we have the element 3 7 9. ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो लिस्ट द एलिमेंट्स है 3 7 9। अब देखो वन एलिमेंट ऑफ universal set is student at random. This is a universal set
We are choosing one element from here. This whole universal set, we are choosing one element from here. Find the probability that this element belongs to A intersection B. So in A intersection B, we have two elements. So in favor of this, we have only two elements. So out of 10 elements, we have 2 in the favor. 2 divided by 10 or 1 by 5 is going to be an answer. So 2 by divided by 10 लिखना ज़्यादा important है. 1 by 5 से ज़्यादा. If you write 2 by 10, they'll give you marks for this. 1 by 5, simplified version है. But make sure that you tell them कि 2 by 10 is the answer. क्योंकि 2 एलिमेंट फेवर में आउट ऑफ 10 एलिमेंट. दिस एक्चुअली शोज कि आपने सवाल यहां से सॉल्व करा है. आपको पता है 1 by 5 कैसे आया है. Moving on, question number 7. It says solve. Solve means to find a value of the variable value. तो यहां पर देखो ये डिवाइड हो रहा है, सिंगल फ्रैक्शन है, तो 3 will be cross multiplied. Your answer is 7 is 21. Solve for this as well. We got 6x minus 5. Let's just multiply 2x, 2 3 is 6. And now we can just make subject making 2x minus 6x minus 2x. 11. The value of x is 11 by 4. See, I just put 6x minus 2x become 4x. 6 plus 5 is 11. 4 divided by 4 on the left hand side, right hand side become 11 divided by 4. It becomes 11 by 4 the value of x. Factorize, it just only says factorize. यहां पर x की वैल्यू मत मालूम करेगा. दिस इज जस्ट एन एक्सप्रेशन. आपको फैक्टराइज करना है तो आपने 3 को मल्टीप्लाई बाय -8 करवाया. यू मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर with the constant term -8, you got -24. Now think of two number. When you multiply, you got -24. You add, you got the middle term -2. ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करना है तो -24 और ऐड करवाएं तो -2 आए. वी नीड टू नंबर्स. तो देखो अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई बाय 4 करवाता हूं, यस इट इज 24 बट नॉट -24. 6 को +4 कराता हूं, इट इज 10 नॉट -2. तो यहां पर मैंने -6 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लिया, -24, -6 + 4 is -2. इट मींस योर मिडिल टर्म इज गोइंग टू ब्रेक. -6x plus 4x -8 remains same. You take 3x common in the first two terms, 4 common in the next two terms. You got x minus 2, 3x plus 4, 2 brackets. You got the factorized form here. आपने इसको factorized form में convert कर लिया. ठीक है. Now we have ax plus b whole square, which is equal to 4x square minus 12x plus c in part D. It says the value of a is greater than 0. Find the value of a, b, c. Find each value here. I said, okay, let's just open up this bracket ax plus b whole square. So if you open up this bracket, you will find out कि आपके पास फॉर्मूला लगेगा a square plus 2ab plus b square. So the value of a is ax, the value of b is b. So is a square plus 2ab plus b square, right? a की वैल्यू ax, b की वैल्यू b, b की वैल्यू b है. तो देखो इसको सिंप्लीफाई करने पर you'll find out. इसको मिटा देता हूं यहां पर ऐसा. a square x square, you get a bx, you got b square here. Now since you need to find out the value of a and b, so देखो coefficient of x square is a over here and over here it is 4. So a square is 4, and if you take the square root, they have already told you कि बेटा a की वैल्यू greater than 0 है, तो if you take the square root तो प्लस -2 आएगा, तो आप सिर्फ +2 वैल्यू लोगे, not the -2 value. Then you compare the coefficient of x, which is
2ab and which is 12 minus 12 along with साइन कंपेयर करते हैं हमेशा. a की वैल्यू 2 आ गई, b value is minus 3. Then you got the constant term c here, you got the constant term b square here plus b square here. So b square is equal to c, and you got the b value minus 3 whole square minus c whole square is 9 क्योंकि minus पे भी square है. Got all those values here, a b c. So yes, you have to write it in the answer space. So 2 minus 3, 9 is going to be the final values here. ठीक है, moving on further, mensuration related question. It says volume of the cone, they have given you the formula sheet. इधर formulas लिखे हुए हैं, past paper के सवालात हैं. They usually provide the formulas on the top of the questions. तो अब तो आपको formula sheet दी जाएगी, तो उसमें सारे formulas होंगे. Now what you need to do, the solid is formed by placing a cone on the top of the hemisphere. So this one is a solid. So on the top of the hemisphere, they have put up the cone over here, and it says the cone and the hemisphere each have the radius r centimeter. Both have the same radius. Obviously, the height of the solid is 10 centimeter, right? The curved surface area of the hemisphere is 145 centimeters square. Okay. So this one is a curved part. इसका एरिया है 145. Only the curved part. Show that r is 4.80. तो देखो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला, दिस वन इज अ स्फेयर का फॉर्मूला. तो मेक श्योर कि आप हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला और एरिया का फॉर्मूला ले रहे हो. ये वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर का फॉर्मूला है, एंड दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द होल स्फेयर, नॉट द हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर का क्या होगा? इसको डिवाइड बाय 2 कर दो. तो देखो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 145. 145 डिवाइड बाय 2 पाई. मैंने बहुत ज्यादा स्पेस ले लिए. अच्छा, मैं यहीं पर बेटा स्क्वायर रूट ले रहा हूं ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए मेरे पास. 4.80. अब देखो, दे नीड द आंसर इन 2 डेसिमल प्लेस. 4.8039. तो मैं पहले 3 डेसिमल प्लेस पे लिख लूंगा, और फिर बेटा उसको 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करूंगा. याद रखिएगा, पहले आपने 3 डेसिमल प्लेस में लिखना है, उसके बाद बेटा 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है. ठीक है ना? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. सॉलिड के वॉल्यूम में हेमिस्फेयर भी आता है, कोन भी आता है. देखो, कोन के फॉर्मूला में ना हमें, वॉल्यूम के फॉर्मूला में हमें रेडियस और हाइट दोनों चाहिए. कोन का रेडियस और हाइट दोनों चाहिए. कोन का रेडियस हमें पता है, जो स्फेयर का रेडियस अभी हमने निकाला हुआ है. और वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर में सिर्फ रेडियस चाहिए, जो कि हमें पता है. कोन की हाइट नहीं पता हमें. वी डोंट नो द हाइट ऑफ द कोन. तो देखो यहां पर एक ट्रिक बात यह है कि अगर आपको हाइट नहीं पता तो आप निकाल सकते हो, इसमें कोई मसले की बात थोड़ी है. ये देखो, दिस इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द स्फेयर, तो हेमिस्फेयर. तो देखो आपके पास ये कितना आ रहा है, 4.08. अच्छा, मैं वर्किंग वैल्यू ले रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग द वैल्यू, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द वैल्यू दैट इज अ वर्किंग वैल्यू, जो मेरे पास 4.803 आ रही थी. हमेशा वर्किंग वैल्यू लेते हैं ताकि फाइनल आंसर एग्जैक्ट बड़ा आए. तो 10 में से 4.803 माइनस कर दो. 10 माइनस 4.803, तो ये जाएगा 5.197.
ये आपके पास हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ द कोन। अब आप निकालो दोनों का वॉल्यूम, वॉल्यूम कोन का 1/πr²h। तो रेडियस, अच्छा बार बार फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगेन आई एम पुटिंग अप द वर्किंग वैल्यू, πr²h 5.197। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/πr³। बस ये सारी वैल्यूज पुट करके दोनों का आंसर बेटा मैं ऐड कर लूंगा। वन 25.54। 232.05। 357.59 and round off to three second figure 358 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसने एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को जरा गौर से पढ़िएगा। आंसर दैट आर एग्जैक्ट टू 4 or 5 फिगर्स शुड नॉट बी राउंडेड अनलेस द क्वेश्चन स्टेट्स और अदरवाइज। देखो अगर कोई क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली 4 या 5 फिगर्स में आ रहा है, यानी होता है ना कैलकुलेटर में चलते आ रहा है चलते आ रहा है चलते आ रहा है, ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 4 या 5 फिगर में, तो आप उसको एग्जैक्टली लिख दो। आप उसको एग्जैक्टली कर लो, उसको 3 फिगर में राउंड ऑफ ना करो, कोई मसला वाली बात नहीं है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वरना तो आप 3 फिगर में सबको राउंड ऑफ। अब इसका आंसर आ रहा था 125.54 एंड सो ऑन, फिर वो 2.05 एंड सो ऑन, तो हमने इसको बेटा 3 फिगर में एड आंसर को कन्वर्ट करा। कैलकुलेट कर सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कोन का पूछ रहा है बेटा, सबका नहीं पूछ रहा, सिर्फ कोन का पूछ रहा है। कर सरफेस एरिया, कर सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज πr_l। अच्छा यहां पे देखो कर सरफेस एरिया ये दिया हुआ कोन का πr_l। कोन का कर सरफेस एरिया कैसे निकालोगे जब उसका एल यानी स्लांट लेंथ आपको पता ही नहीं है। दिस इज स्लांट लेंथ राइट, ये स्लांट लेंथ है, आपको पता ही नहीं है, तो यू यूज ही पाइथागोरस थ्योरम, मैं यहीं पर लगा रहा हूं, मैं नीचे कॉपी कर लूंगा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 5.197 होल स्क्वायर 4.803 होल स्क्वायर, तो 5.197 होल स्क्वायर प्लस 4.803 होल स्क्वायर, टेक द स्क्वायर रूट 7.076। अब देखो दिस वैल्यू इज नॉट योर फाइनल आंसर, तो इसको मैं फोर्थ सेकंड फिगर में लेकर चलूंगा। दिस इज नॉट माई फाइनल आंसर, तो इसको मैं फोर्थ सेकंड फिगर में लेकर चलूंगा। और यहां पर रेडियस क्या था 4.803। 106.77।
इसको मैं 3 सेकंड फिगर में कन्वर्ट कर रहा हूं, 107 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलरेडी यूनिट लिखा हुआ था इसलिए मैंने उसको उसी में रहने दिया। Now this one is a very interesting question. ये पार्ट बी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, you'll find out a bit difficult but a very good question. इसमें इंक्रीज और डिक्रीज का भी आपको यहां पर कंसेप्ट वो आपसे पूछ रहा है। देखो यहां पर कह रहा है द डायग्राम शोज थ्रू सर्कल सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ए हैज एंगल एक्स एंड रेडियस वाई, already given over here. The angle of the sector B is 20% smaller than the angle of the sector A. देखो ये जो बात आपसे कर रहा है ना, इस बात को जरा समझें। यहां पर परसेंटेज डिक्रीज की प्रॉब्लम है, यानी वो आपसे कह रहा है सेक्टर बी का अगर आप एंगल मालूम करना चाहते हैं तो वो 20% स्मॉलर है देन द सेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द सेक्टर ए। तो अगर ए का एंगल एक्स है तो बेटा इसका बी का एंगल 0 पॉइंट यानी 80% ऑफ एक्स हो जाएगा, 20% लेस। 100 में से 20 माइनस करेंगे 80%, यानी ये हो जाएगा 80% ऑफ एक्स विच मीन्स 0.8x। उसके बाद दे आर सेइंग दिस रेडियस ऑफ सेक्टर बी इज 20% लॉन्गर देन ऑफ सेक्टर ए। सेक्टर ए का रेडियस y है, तो बेटा इसका सेक्टर के रेडियस कितना हो जाएगा 20% लॉन्गर, 120 हो जाएगा। तो परसेंटेज का साइन हटता है तो बेटा ये 1.2y हो जाएगा। 120 डिवाइड बाय 100 1.2 हो जाता है, तो ये 1.2y हो जाएगा। तो आई बिलीव ये बात सबको क्लियर हो। नाउ दे आर सेइंग कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर बी एज अ परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ए। देखो सेक्टर बी का एरिया थीटा अपॉन 360, देखो सेक्टर का एरिया किसके बराबर होता है, ये एरिया का फॉर्मूला है। तो उसका एरिया है 0.8x डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है 1.2y का होल स्क्वायर। ये एरिया आ गया सेक्टर बी का। और सेक्टर ए का एरिया x अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, रेडियस है y मल्टीप्लाई बाय पाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये सेक्टर ए का एरिया आ गया और सेक्टर बी का एरिया आ गया। एरिया ऑफ द सेक्टर बी निकालना है एज अ परसेंटेज ऑफ द एरिया सेक्टर ए निकालना है। इसका मतलब क्या होता है कि सेक्टर बी के एरिया को सेक्टर ए के रिस्पेक्ट से निकालना है। तो सेक्टर ए का एरिया सेक्टर बी का एरिया डिवाइड बाय सेक्टर ए का एरिया मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो देखो ऊपर यहां पर आपके पास, मैं इसको एक दफा कॉपी कर कर सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेता हूं ताकि आपको मैं वर्किंग दिखा सकूं। ये 1.2y का होल स्क्वायर ही हो जाएगा, 1.2 का स्क्वायर इट इज 1.44 वाई स्क्वायर। तो देखो बेटा आपके पास यहां पर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 360 से 360 कैंसिल। जितने भी न्यूमरेटर में थे न्यूमरेटर के और जितने भी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर थे वो सारे कैंसिल हो गए, सेम वैल्यूज कैंसिल हो गई हमारे पास। न्यूमरेटर में हमारे पास बचा क्या 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1.44
तो ये आ रहा है आपके पास 1.152 मतलब 100, इट इज 115.2 डायरेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है, मतलब 100 करने के बाद 115.2, ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया इसका। ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन स्टैटिस्टिक्स, ओरल मैथ्स, अ शॉप सेल two varieties of apple trees. The cumulative frequency shows the height in meters of 80 variety A trees. Cumulative frequency दी हुई है यहां पर, they are asking for the median. मीडियन निकालने के लिए देखो 80 इज द टोटल फ्रीक्वेंसी है, तो आपने 80 को डिवाइड बाय 2 करा, इससे मीडियन की पोजीशन आ जाएगी। मैं 40 के आगे जाऊंगा, 40 के आगे बेटा मैं लाइन को प्लेस करूंगा और इसके अगेंस्ट वैल्यू निकाल लूंगा। ईच टाइनी स्मॉल बॉक्स इन एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस में 0.1 का डिफरेंस है आफ्टर एवरी 10 बॉक्सेस। एक बॉक्स 0.01 के बराबर है, तो दिस इज 1.31, 1.32, 1.33, सो योर मीडियन इज 1.33 और सबका सेम आएगा, इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ग्राफ उन्होंने बनाकर दे दिया एग्जैक्ट ग्राफ। ठीक है ना। 38 परसेंटाइल, इसकी पोजीशन निकालूंगा। 38 परसेंटाइल की पोजीशन कैसे निकालेंगे, 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 24th पोजीशन। 24th पोजीशन में जाऊंगा, देखो ऑन वाई एक्सिस आफ्टर एवरी 5 स्मॉल बॉक्स 10 का डिफरेंस है, ईच बॉक्स इज ऑफ 2 यूनिट्स, तो देखो 24 के अगेंस्ट आई गेट दिस एक्स वैल्यू, ये 1.28 हो जाएगी क्योंकि 8 बॉक्स के बाद सही है, ये जाएगा 1.28। 1.28 इज द आंसर फॉर दिस 30%। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ट्रीज विद हाइट ग्रेटर देन वाई मीटर आर ग्रेडेड एज क्लास 1। देखो यहां पर लिखा हुआ है ग्रेटर देन वाई मीटर। 2/5 ऑफ द ट्रीज आर ग्रेडेड क्लास 1। देखो अगर मैं 2/5 ऑफ 80 ट्रीज निकालू ना, तो 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 80, तो 2, इट इज गोइंग टू बिकम 32। 32 ट्रीज ऐसे हैं जिनको क्लास 1 का लेवल दिया जा रहा है, इनकी जो हाइट है वो ग्रेटर देन वाई मीटर है, ग्रेटर देन लिखा हुआ है यहां पर, तो बेटा आप टॉप से 32 माइनस करोगे 48। 48 इज, ये वो ट्रीज हैं जिनको क्लास 1 ग्रेड नाम दिया जा रहा है, जिनकी हाइट वाई मीटर से बड़ी है। नाउ व्हाट इज द हाइट ओवर हियर, यहां पर हाइट चेक करो, 1.36 इज द हाइट, तो बेटा जिनकी हाइट 1.36 से ज्यादा है, द वैल्यू ऑफ वाई इज गोइंग टू बी 1.36। देखो जिनकी हाइट 1.36 से ज्यादा है, ग्रेड 1 की ट्रीज है, कितने हैं वो हमारे पास, 32 हैं। ठीक है। देन इट सेज कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल। सी, ये फ्रीक्वेंसी टेबल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है आपको, फिलअप करने के लिए कह रहा है, और ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल।
तो देखो आप करोगे किस तरह, आप 1.3 से लेकर 1.4 तक नंबर ऑफ ट्रीज देख लो कितने, तो आप 1.3 से 1.4 तक जाओ, 1.3 के अगेंस्ट वैल्यू आ रही है 30। लेट्स टेक अनदर मार्कर। और 1.4 के अगेंस्ट कितने हैं? 58। तो 30 और 58 के दरमियान कितने ट्रीज आ गए? सो 58 माइनस 30 इज 28। सो देयर आर 28 ट्रीज जो 1.3 से लेकर 1.4 की हाइट तक है। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी तो सम अप होता है पिछले वाले तमाम ट्रीज का, कि यहां तक 58 ट्रीज हैं एंड यहां तक 30 ट्रीज हैं, तो इनके दरमियान कितने हैं? इन बिटवीन देयर आर 28 ट्रीज। फिर 1.4 से लेकर 1.5, ये 76 है। तो बेटा इनके दरमियान हाउ मेनी ट्रीज आर देयर? 1.4 से 1.5, तो 76 माइनस 58 विच इज 18। तो बेटा आखिरी में तो खैर ये 4 बच जाएगा क्योंकि 76 के बाद 80 है। इन दिस इंटरवल वी हैव ओनली 4 ट्रीज। ठीक है ना? अच्छा आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हो, इनको सबका सम करो 80 आ जाएगा, तो आपको अंदाजा होगा आपने वैल्यू सही निकाली कि नहीं निकाली। नाउ अ क्वेश्चन, it says we have 50 variety B trees and they're asking you using the midpoints of the interval, देखो सब कुछ बता रहा है यहां पर, गाइड कर रहा है। The estimated mean height of the variety B trees is 1.81। और आपको पता है अगर मुझे मीन निकालना होता है तो मैं यहां पर इंटरवल्स का मिड निकालता हूं। तो 1.5 और 1.6 1.7 का मिड होता है 1.6, ये होता है 1.75, ये होता है 1.85, और ये होता है, सर ये तो आपको नहीं पता चलेगा 1.9 से 2.3 के दरमियान। तो बेटा आपने अगर ये मिड नहीं निकाल पा रहे, या आपको कंफ्यूजन हो रही है, या आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, आप इन दोनों को ऐड करो, 1.9 प्लस 2.3, इनको डिवाइड बाय 2 कर दो, जो भी आंसर है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये आ जाएगा 2.1। ये मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट को हम लोग एक्स भी कहते हैं। तो कह रहा है भाई आप मिड पॉइंट की मदद से हमने जो मीन निकाला हुआ है दैट इज 1.81। तो आप फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू एंड दे हैव गिवन द होल पेज ओवर हियर। 6 मार्क का क्वेश्चन है पी और क्यू निकालने के लिए। देखो बेसिक मैथ्स ये कहती है कि अगर दो अननोन है तो दो इक्वेशन का होना लाजमी है। और वो दो इक्वेशन कैसे निकालूंगा? देखो सम ऑफ वैल्यूज p प्लस क्यू प्लस 17, p प्लस 15 प्लस 17 प्लस क्यू इज इक्वल टू 50। ये नंबर ऑफ ट्रीज है ना, ये 50 होंगे। तो यहां से बेटा आपके पास 50 माइनस 15 माइनस 17, ये 18 हो जाएगा। p प्लस क्यू इज 18। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अच्छा इसमें से मैं पी को भी सब्जेक्ट बना सकता हूं, क्यू को भी, लेकिन अभी नहीं बना रहा, थोड़ा सा वेट करते हैं। अब मैं मीन निकालता हूं यहां पर। मीन किस तरह निकालते हैं? सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। तो एफ एक्स किस तरह निकलेंगे? 1 एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ 1.6 पी, 1.75 मल्टीप्लाई बाय 15 26.25, 1.85 मल्टीप्लाई बाय 17 31.45, 2.1 मल्टीप्लाई बाय क्यू इज 2.1 क्यू। ये एफ एक्स आ गया। अब इसका सम 1.6p 26.25 31.45 2.1q divided by sum of f which is 50। 26.25 plus 31.45 is 57.7।
divided by 50. This is the mean, and that mean will be equals to 1.81. अब 50 मल्टीप्लाई बाय 1.81 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, you'll get 90.5. $32.8. यहां पर देखो, मैं देख रहा हूं कि पी को सब्जेक्ट बना लो, क्यू को सब्जेक्ट बना लो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। कि देखो मैंने पी को सब्जेक्ट बनाया और यहां पर बेटा मैंने पी की जगह जस्ट पुट अप द वैल्यू है। देखो यहां पर पी की वैल्यू 18 माइनस क्यू, आई जस्ट पुट अप दिस वैल्यू। और यहां से देखो बेटा मेरे पास पी आ जाएगा 1.6 इंटू 18 विच इज 28.8। देखो बेटा 1.6 इंटू 18 इज 28.8। अब देखो 32.8 माइनस 28.8 इज 4, 2 पॉइंट माइनस माइनस 1.6, क्यू वैल्यू इज 8। अब देखो मैं वापस से p इक्वल्स टू 18 माइनस क्यू था, 18 minus 8 is 10. You got the value of p is 10 and q as 8 here. Right? So, 6-mark question. Question number 10, it says the diagram shows a pentagon. Pentagon has 5 sides. लेकिन यहाँ पर 5 sides given है, सबके एंगल रेगुलर नहीं है, सारे एंगल्स बराबर नहीं है। कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल एट बी, बी पर एंगल मालूम करना है। लेट्स से हमारे पास x है। देखो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है ऑफ एनी पॉलीगॉन, दैट इज n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। सम ऑफ interior angle of any polygon, 5 minus 2 multiplied by 180 will give you the sum 3 multiplied by 180 which is 540. तो देखो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 540, 540 मेरे पास भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ गया। द ओनली थिंग दैट आई वांट टू नो इज द एंगल एट बी। 540 में से बेटा 106 माइनस 120 माइनस 79 माइनस 148 कर दो। एक्स की वैल्यू आई एम गेटिंग, एंगल एट बी इज 87, सो इट इज 87 डिग्री, 87 डिग्री। मेक श्योर आप ऊपर डिग्री का साइन जरूर लगा रहे हो, ठीक है ना। In the pentagon, AE is 8 centimeter and AD is 15 centimeter. Calculate the length of AD. देखो यहां पर AE और AD, ये लेंथ इन्होंने दे दी है। Now you can see you got a triangle over here. लेंथ तो इन्होंने दे दी but you got a triangle here. Now you need to find out the length of ED correct to one decimal place. You need to find out this length. अब देखो we can use
कोसाइन रूल हियर बिकॉज इट इज अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल और एक साइड मालूम करनी है. अगर साइन रूल अप्लाई करना होता तो बेटा इस साइड का अपोजिट एंगल मुझे पता होना चाहिए था, वरना बेटा मैं मालूम नहीं कर सकता. सो आई एम गोना यूज कोसाइन रूल हियर. अच्छा, कोसाइन रूल यूज जो कर रहा हूं मैं यहां पर, मुझे एंगल पता है, आई कैन यूज बोथ साइड स्टफ हियर. कि मैं कोसाइन रूल दो तरीके से लिखा जाता है. मैं यहां पर लिख रहा हूं 15 स्क्वायर, एंगल के अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर. अच्छा, ईडी को मैं लेट से मैं इसको नाम दे देता हूं, ए नाम दे देता हूं, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लिखना काम को खराब करेगा. ए स्क्वायर 2 टाइम्स 8 into a cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम विच इज 120. देखो यहां पर दो साइड्स में से जिनके दरमियान एंगल है ना, उनमें से एक साइड नहीं पता, तो मैं कोसाइन रूल ऐसे अप्लाई कर रहा हूं कि अपोजिट साइड का स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 into 8 into a cos 120. या आप इसको यूं भी ले सकते हो, cos 120 इज 8 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर अपॉन 2 into a into 8. यू कैन यूज आइदर बोथ. मतलब अब आपने एट दी एंड ए को सब्जेक्ट बनाना है, ये अब आप पे डिपेंड करता है. तो आप तो दोनों यूज कर सकते हो. मैं ऊपर वाले को यूज कर रहा हूं. 15 स्क्वायर 24, 64. A square remains same. It will become 16a cos 120. I would recommend you cos 120 का आंसर बड़ा आ जाता है -1/2 मल्टीप्लाई बाय 16. देखो यहां पर मैं 16 मल्टीप्लाई बाय cos 120 कर रहा हूं. मैं बल्कि लिख भी देता हूं, दैट इज -1/2. तो देखो ये 225 भी चले एज इट इज लिख देता हूं मैं. ये -8a हो जाएगा. तो 225 -64 इज 161. या आप सबको राइट हैंड साइड पे ले जाओ. ए स्क्वायर -8a, 64 -21 -225 इज -161. अब क्योंकि एक ही फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और आपको 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देना है, तो मेक श्योर बेटा यू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हियर. ए इज इक्वल्स टू, मतलब यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूं. बी की वैल्यू -8 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर. ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -161. यू अप्लाई द फॉर्मूला हियर, डिवाइड बाय 2a. 2√177 आ रहा है यहां पर. सिंस यू हैव टू गिव द आंसर इन 1 डेसिमल प्लेस, तो पहले भाई इसको आप डायरेक्टली 8 प्लस 17.304 30 आ रहा है आंसर, और माइनस से आ रहा है -9.30. तो ऑब्वियसली लेंथ कैन नॉट बी इन नेगेटिव, ओनली कंसिडर दिस एज आवर आंसर. और 17.3 बेटा मेरे पास 1 डेसिमल प्लेस में आंसर आ जाएगा. 17.3 इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर. 17.3 is going to be my answer here. अच्छा, there is a slight mistake in the question. ये था माइनस में, दिस वाज अ माइनस. मैं ये पे ठीक कर देता हूं. The question was already in
B value is 8. So there were two answers. This was in negative, and this one was a positive answer. So your final answer would be 9.30. बेटा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 9.30 सेंटीमीटर. ठीक है, जस्ट मिस्टेक माइनस लगाना था फॉर्मूले में. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इट सेज Q is a point n comma minus 4 and R is a point minus 1 comma 8 and S is a point 3 comma 2. QR की लेंथ 13 यूनिट्स दे दी and they're asking you find the two values of n. So let's just find out the length of Q and R. हम खुद ही मालूम कर लेते हैं. तो लेंथ होती है x y2 minus y1 8 minus minus 4 8 plus 4 हो जाएगा होल स्क्वायर, देन माइनस 1 माइनस n का होल स्क्वायर अंडर रूट. ये मेरे पास लेंथ आ रही है 8 plus 4 is 12, 12 का स्क्वायर 144. And if you open up this bracket, you find out a square minus 2ab plus b square. N square plus 2n plus 145 square root में, this is the length. And the length is 13. अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो it will become 13 squared. N square plus 2n minus 25. You have to get the two possible values of the n. तो यहां पर बेटा आपके पास n की फॉर्म में we got a quadratic equation. गलती. So still a mistake. It's 144. So we got n square 144. Actually, it was 145. 144 plus 1, 145. 145 minus 13 square is 24 here. This was a mistake. So if you make the middle term, 8n minus 3n minus 24 is equal to 0. तो यहां से बेटा n plus 8 and you got minus 3 common, n plus 8 is equal to 0. N plus 8, n minus 3 is equal to 0. You get two values of n, minus 8 and 3. Both are fine क्योंकि n कोई length नहीं है. I'm going to write both of these values, minus 8 and 3. कैसे गलती? देखो बेटा, you're going to break the middle term. 6n minus 4n minus 24. n कॉमन निकालोगे, n plus 6 minus 4 कॉमन निकाला, n plus 6. Got two n values, n plus 6, n minus 4 is equal to 0. n की एक वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी -6 और एक आ जाएगी 4. सिंस n आपके पास कोई लेंथ नहीं है, आप ये दोनों वैल्यूज लिख सकते हो. RST is a straight line. RS and RT ratio is 2:5. Find the quantities of T. देखो बेटा, RST स्ट्रेट लाइन है. और यहां पर बेटा वो आपसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टी. देखो RS, ये R और ये S. R और S पॉइंट पता है हमें. -18 and 3,2. तो देखो मैं पहले कंडीशन मैच करवा रहा हूं कि RST, देखो मैं यहां पर T को एंड में लिख रहा हूं, कंडीशन मैच करवा रहा हूं
कि टी के देखो कोऑर्डिनेट्स नहीं पता मुझे, लेट से वो एक्स और वाई है, और इनका रेशियो देखो, आर एस का रेशियो है यहां तक 2, और आर टी का रेशियो है बेटा हमारे पास 5। अब मैंने शो इतना करवा दिया तो इसको पहले जरा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखो मैंने कंडीशन को मैच करवा दिया है, आर एस और आर टी का रेशियो 2:5 है। अगर आपने एक्स और वाई निकालने हैं यहां पर, तो बेटा इसे हम कहते हैं वेक्टर अप्रोच। आप सिर्फ ये देखो कि आर एस में एक्स में डिफरेंस कितना है। आर एस में एक्स में डिफरेंस कितना है? सर दैट डिफरेंस इज 3 माइनस -1। आर एस में फाइनल माइनस इनिशियल, 3 माइनस -1 इज, मैं बात कर रहा हूं आर एस की, फिर मैं बात करूंगा आर टी की। तो आर एस में एक्स में डिफरेंस है 3 माइनस -1 इज 4, और आर टी में कितना डिफरेंस है? एक्स माइनस -1 एक्स प्लस 1। आर और टी में कितना डिफरेंस है? एक्स माइनस -1, तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा ये। और इनमें रेशो क्या है? 2:5 है। तो मैंने एक्स में डिफरेंस निकाला और उनका रेशो लिख दिया सामने। अब बेटा इनको क्रॉस मिला करवा दो, 5 4 द 20, जगह 2x प्लस 2, 20 माइनस 2 18, एक्स की वैल्यू देखो बेटा हमारे पास आ जाएगी 9, एक्स 100 आ गया हमारे पास 9। इसी तरह मैं आपसे बोलूंगा बेटा वाई में डिफरेंस निकालो, सेम प्रोसीजर, वाई में डिफरेंस किस तरह? आर एस और आर टी का, अगर रेशो गिवन हो और आपको पॉइंट निकालना हो, तो देखो बेटा आर एस में क्या डिफरेंस है, वाई में डिफरेंस देखो, वाई में डिफरेंस है 2 और 8, 2 माइनस 8 इज -6। फिर आर टी में वाई में डिफरेंस देखो, वाई -8। अब इनका रेशो 2:5, इनको बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, -6 × 5 इज -30, 2y -16, तो -30 + 16 इज, y की वैल्यू -7 आ गई। तो देखो मैंने y में डिफरेंस निकाला, फिर उनके सामने उनका रेशियो लिखा, 9, -7 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टी, जो एक्स और वाई थे हमने रखे हुए थे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इट सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस। देखो सबसे पहले आर और एस के पॉइंट्स देखो, ये बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। आर एस के पॉइंट्स हैं -18 एंड 3,2। अगर आपको आर एस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन जो कि बेटा इसके मिड से पास करेगी और 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी, जो कि मिड पॉइंट से पास कर रही है और 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। तो बेटा अगर आपको इसकी इक्वेशन चाहिए तो इसका एक पॉइंट चाहिए होगा मुझे। पॉइंट कैसे निकालूंगा मैं बेटा? ये जो मिड पॉइंट है ना, इस तरह निकालूंगा कि आर एस का मिड पॉइंट निकालूंगा किस तरह? -1 + 3 डिवाइड बाय 2 एंड देन 8 + 2 डिवाइड बाय 2। सो यू गॉट द मिड पॉइंट 1,5। तो देखो जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए उसका पॉइंट मुझे आ गया। अब मुझे उसका ग्रेडियंट चाहिए, सो आई ट्राई फॉर ग्रेडियंट नाउ। मैं आर एस का ग्रेडियंट को मैं M1 कह रहा हूं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ग्रेडियंट को M2 कह रहा हूं। तो M1 किस तरह निकालूंगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, जगह -6/4 विच इज 3/2। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट क्या आ जाएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल 2/3। तो मुझे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है ना।
इक्वेशन कैसे निकालूंगा बेटा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की वैल्यू 2/3 और बेटा पॉइंट है 1,5। तो मैंने m की जगह बेटा 2/3 रखा और 1,5 पॉइंट है। c की वैल्यू बेटा यहां पर आ जाएगी 3/15, 15 माइनस 2, 13/3। and get the equation of the line y equals to 2/3 x plus 13/3. This is going to be a final answer. That's it. That is the end of the paper. ठीक है बेटा, we'll see you in the next class.